करप्शन की डिग्री पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है और शायद ये करप्शन की डिग्री जैसे खुलकर सामने आ चुकी है तब से लो डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स एक बहाना बनकर उन्होंने जिस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट कराने की कोशिश की है तो ये कह सकते हैं कि ये डिग्री तो बहाना है, असलियत में मनीष और अरविंद की करप्शन की डिग्री को छिपाना है। और मित्रों, आज जो मैं बात कहूंगा इसमें एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेताओं का नहीं होगा। मैं शुद्ध रूप से आज आपको एक एक शब्द, एक एक वाक्य दिल्ली के कोर्ट का कोट कर कर बताऊंगा। और मान लीजिए इसको कि ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन की श्रेणी में नहीं है, ये कोर्ट के फाइंडिंग्स है। और आज जिस प्रकार से ये दिल्ली कोर्ट के फाइंडिंग्स आए हैं, कौन करप्शन की डिग्री के साथ बैठा है और कौन अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री और सर्टिफिकेट थमा रहा है, ये खुलकर सारी बातें सामने आ जाएगी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि कोर्ट ने जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया। क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला, मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं 100 करोड़ मिला, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कोर्ट को मिला। पैरा 44 पढ़कर सुना रहा हूं, ये पैरा 44 पेज 29 और पेज 30। Thus it is clear from the above discussion, ये कोर्ट कह रहा है, that the applicant Manish Sisodia had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in the formulation as well as the implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy. The payment of advance kickbacks of rupees 90 to 100 crores was meant for him, इसको अंडरलाइन कीजिए, and other colleagues in the GNCTD, and rupees 20 to 30 crores out of the above are found to have been routed through the co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonapalli and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policy were permitted to be tweaked and manipulated by the applicant Manish Sisodia to protect and preserve the interests of the liquor lobby and to ensure repayment of the kickbacks to the said lobby. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनीष सिसोदिया के घर में केवल झुंझुना नहीं है, मनीष सिसोदिया और कंपनी को 100 करोड़ की घूस मिली है। यह आज सत्यापित, स्थापित, स्पष्ट हो चुका है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट की फाइंडिंग है। तो आज जो आकर चुनौतीपूर्ण तरीके से कहते हैं घर में मिला, गांव में मिला, लॉकर में मिला, मिला है। दूसरी बात, इसी श्रेणी में, इसी पंक्ति में आगे श्रृंखला में कोर्ट कहता है, Thus, as per the allegations made by the prosecution and the evidence collected in support thereof, so far the applicant Manish Sisodia can prima facie be held to be the architect of the said criminal conspiracy. कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और ये कहते हैं कट्टर ईमानदार है। ये करप्शन की डिग्री खुली है। और केवल ये नहीं, आगे और भी है। अब मैं आपको वो पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये स्कैम, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार केवल मनीष सिसोदिया तक नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के सर्वोच्च व्यक्तियों तक इसकी आंच जाती है। उसको भी सत्यापित करने का काम, स्थापित करने का काम दिल्ली के कोर्ट ने किया है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं पैरा नंबर 31 जो पेज 21 पर। मुझे लगता है आप सभी के पास ये कोर्ट का ऑर्डर होगा, परंतु अगर नहीं है तो इस प्रेस वार्ता के बाद हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पैरा 31,
It has also emerged during the course of investigation that on 21/1/2021 itself, the applicant Manish Sisodia had called Shri Rahul Singh उस समय के एक्साइज कमिश्नर थे, और इनके साथ भी क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा, कोर्ट के ऑर्डर में स्थापित किया गया है. He called Rahul Singh at his residence in the evening, and on being shown the file containing the comments, suggestions received from publics and stakeholders in the liquor trade, he handed over a printed draft note to Shri Rahul Singh and directed him to prepare a cabinet note exactly on the same lines, while informing Shri Rahul Singh that a GOM, group of ministers headed by him, was to be constituted via the cabinet meeting proposed to be held on 28th of January 2021, and the said GOM will give certain directions to the excise department in connection with restructuring of the excise policy, and Delhi will be divided into several zones, etc. etc. मतलब कि पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया. यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता. और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, यह कोर्ट के आदेश का पैरा 31 कह रहा है. उसमें आगे लिखते हैं, राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस. एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है. एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं. आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल. But the applicant told him, Manish Sisodia told him, that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे थे पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को. और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा. यह कैसे उनको पता था एडवांस में? भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया. इसका मतलब यह सेटिंग और प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के लेवल पे ही हो रही थी, उन्हीं से क्लियर करके किया गया था. यह नेचुरल इंसिनुएशन नहीं, इंप्लीकेशन है जो कहा गया है उसका. फर्दर, अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अबव ड्राफ्ट इज ऑल्सो फाउंड टू हैव बीन सेंट बाय एन ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मनीष सिसोदिया ऑन द मोबाइल फोन ऑफ श्री राहुल सिंह. आपने देखा प्लानिंग कैसे की गई. अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर कैसे डाला गया. ये बड़े बेचारा बनते हैं ना, बेचारा बन के घूमते हैं कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हमने तो बहुत सही किया. आपको मैं बताना चाहता हूं अब पैरा 34 में किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि एप्लीकेंट यानी मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से दबाव डाला, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं. द एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया गॉट अनॉयड विद श्री राहुल सिंह as he did not prepare the cabinet note as per the draft handed over to him. जो ड्राफ्ट दिया था उसके हिसाब से नहीं किया तो वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए. और फिर क्या करते हैं मनीष सिसोदिया? कोर्ट कह रहा है, श्री राहुल सिंह even stated that on 28th of January 2021 he was telephonically scolded and threatened by the applicant to be removed from the post of excise commissioner and was removed subsequently on 2/2/2021 in place संजय गोयल ज्वाइंड. मतलब कि क्योंकि राहुल सिंह ने कहा कि मैं इस प्रकार से लार्ज स्केल चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूं इस पॉलिसी में, मैं इसमें अपने रिजर्वेशन व्यक्त करता हूं, और जो उन्होंने जो नोट उनको दिया गया था कि यही नोट आपको लाना है, वो उस प्रकार से नहीं किया गया, तो एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया उनको धमकी देते हैं, ट्रांसफर करने की बात करते हैं, और वो ट्रांसफर किया जाता है. क्या यह बिना सरकार के सर्वोच्च मुखिया के एसेंट के बिना हो सकता है? हां या ना? इसके बाद मैं आपको पैरा 35 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और यह सबसे एक्सप्लोजिव पैराग्राफ है. यह एक्सप्लोजिव पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है पैरा 35 में कि said note contained expert committee recommendations and comments from stakeholders
but as per the instructions of the applicant, मतलब मनीष सिसोदिया के instructions के आधार पर opinions given by legal experts were not incorporated in or forwarded with the said report, and this note was put up before the cabinet on 5/2/2021 with a preconceived notion to bring about changes in retail and wholesale model of the excise policy in total variance to the model suggested by the expert धवन कमेटी। आपको याद होगा एक्सपर्ट कमेटी जो थी धवन कमेटी, उसने ये सजेस्ट किया था कि होलसेल गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, प्राइवेट के पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाने की बात नहीं की थी। उन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उससे कंप्लीटली उलट स्ट्रक्चर, लीगल ओपिनियंस को दरकिनार करके, राहुल सिंह को डांट फटकार लगा के नए एक्साइज कमिश्नर को लाकर उसको टेलर मेक करके, क्योंकि किसी को मुनाफा देना है, उस प्रकार से आपने फिर इसको कैबिनेट के सामने रखा। यह मनीष सिसोदिया का कृत्य है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और जो उनके पास अब बात सामने निकल कर आई है वो क्या है। पैरा 41 में लिखा गया है, क्यों आपने बेल रिजेक्ट की है इसके विषय में। देयर इज सफिशिएंट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू शो दैट द एप्लीकेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल। आप सुनिए इस बात को, क्या करते हैं मनीष सिसोदिया, जरा सुनिए, आपको पता चलेगा। कमीशन जो बढ़ाई गई थी 2 से 12% की, उसमें से यह डील था कि 6% कमीशन वापस आना है किकबैक्स के माध्यम से। अब जब एक लिकर वाले ने यह रिफ्यूज कर दिया उनको देने से, तो मनीष सिसोदिया क्या करते हैं और किस प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आप इसको सुनकर चौंक जाएंगे। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज शोन थ्रू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द एप्लीकेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल in getting surrendered the L1 license of Messrs. Mahadev Liquors by extending threats through approver Shri Dinesh Arora and co-accused Amit Arora, and by forcing closure of certain manufacturing units of the said licensee and some other persons related to the owners thereof by exercising influence upon the Excise Department of Punjab, where AAP was also ruling. And this was done because the said licensee was not acceding to the demands of payments of bribe equivalent to 6% of their profit margin out of the 12% profit margin kept for them under the said excise policy. मतलब कि ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये दिन दहाड़े उगाई का भी मामला है कि आपको मैंने 12% प्रॉफिट का मार्जिन करके दिया है, यदि 6% किकबैक मेरे पास नहीं आता है तो मैं आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। और इस केस में कोर्ट की तरफ से स्थापित किया गया है कि पंजाब सरकार, जहां पर आम आदमी पार्टी है, उसके एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि उस पर्टिकुलर लिकर वाले का इंटरेस्ट वहां पर पंजाब में भी था, तो उस पर पंजाब सरकार की पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट से एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करके आपने उसको प्रताड़ित करके उसका लाइसेंस सरेंडर करवाया। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी नहीं कह रही, कोर्ट का आदेश फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब ये स्कैम मनीष सिसोदिया के डोर स्टेप पर खत्म नहीं होता। आजकल तो वक्तव्य अरविंद केजरीवाल ऐसे दे रहे हैं कि मनीष जी तो फांसी चढ़ जाएंगे, मनीष जी सूली चढ़ जाएंगे, मनीष जी बलिदान दे देंगे। ये मनीष जी तक नहीं समाप्त हो रहा जी। आप मनीष जी को वैसे बकरा बनाना चाह रहे हैं, पर ये उनकी दहलीज पर नहीं, ये केजरीवाल जी की दहलीज पर भी इसकी आहट है, और भगवंत मान की भी दहलीज पर इसकी सुगबुगाहट है। यह आहट और सुगबुगाहट दोनों सरकारों की दहलीज पर है। बताइए, ये करप्शन की डिग्रियां जो एक के बाद एक कोर्ट ने बाहर निकाली है, उसके विषय में क्या कहना है अरविंद जी आपका? और फिर अरविंद जी को बताना चाहता हूं कि यह स्कैम जो है, किस प्रकार से आपने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है। केवल दिल्ली के माध्यम से नहीं, पंजाब के भी माध्यम से। विजय नायर जो अब कई महीनों से जेल में है, उसको राहत नहीं मिली है। विजय नायर के विषय में यह कहा गया है, यह भी कोर्ट के पास दी गए डॉक्यूमेंट्स में, एफिडेविट्स में, रिमांड नोट्स में, कि विजय नायर एक मंत्री के बंगले में रह रहा था। कौन था वो मंत्री जिसके सरकारी निवास में विजय नायर रह रहा था और इस पूरे स्कैम को अंजाम दे रहा था, पैसे कलेक्ट कर रहा था, और जिसको आज तक कोर्ट ने राहत नहीं दी है? और इसके अलावा विजय नायर को
फेस टाइम कॉल पर किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि इसको पैसे दे दीजिए, ही इज माय बॉय। यह भी कोर्ट के सामने आ चुका है। और इसीलिए आज यह कहना अतिशयोक्ति कतई नहीं होगी कि यह स्कैम जो हुआ है यह मनीष सिसोदिया की करप्शन डिग्री नहीं, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल की करप्शन डिग्री और भगवंत मान के पंजाब सरकार की भी करप्शन डिग्री को एक प्रकार से खोल कर रखने वाला स्कैम है। और आखिरी में मैं एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह बेल क्यों रिजेक्ट हुई है? यह कहते हैं ना, कोर्ट ने कहा है, देयर इज सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस / tampering of evidence or even influencing of some prime witnesses, in this case by the applicant or in his instance in case released on bail। मतलब कि अगर इस व्यक्ति को मैंने बेल पर छोड़ दिया तो यह व्यक्ति स्वयं या यह व्यक्ति का कोई साथी जाकर प्राइम विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, थ्रेटन करेगा, सैबोटाज करेगा, इसीलिए इनके बेल की रिक्वेस्ट को खारिज किया जाता है, यह कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब कि आज मनीष सिसोदिया किस प्रकार से और दिल्ली की सरकार किस प्रकार से इस पूरी जांच को सैबोटाज करने में लगी हुई है, इसका एक और प्रमाण सामने आ चुका है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, आपके चैनल्स ने एक स्टोरी प्ले की थी कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने ही शराब घोटाले की फाइल्स मंगवाई थी। क्या कोई मंत्री जिसके ऊपर जांच चल रही है, उस समय इस्तीफा नहीं लिया गया था उनका, क्या वो इसी शराब घोटाले की फाइल्स को मंगवाए तो क्या यह सीधा सीधा सैबोटाज और इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट नहीं था? सत्येंद्र जैन जिनको तो अब 9 महीने से बेल नहीं मिली है और कई महीनों तक वो मंत्री रहे, जेल के भीतर मालिश करवाते रहे, क्या उनको मंत्री इसीलिए रखा गया था ताकि वो जेल में रहते हुए अपने केस में, हवाला घोटाले में इन्फ्लुएंस करते रहे, वसूली करते रहे और जो जांच है उसको प्रभावित करते रहे? यह इसका प्रूफ आज सामने आ चुका है। हमने यह भी देखा है कि डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस प्रकार से 140 फोन को डिस्ट्रॉय किया गया है। आज कोर्ट ने 3 चीजों की पुष्टि कर दी है। एक, कि मनीष सिसोदिया के घर से झुंझुना नहीं, मनीष सिसोदिया के लेन देन से 100 करोड़ रुपए पहले मिल चुके हैं, अभी तक मिल चुके हैं करप्शन के। इसका मतलब यह नहीं कि 100 करोड़ का स्कैम है, वरना ये आम आदमी पार्टी वाले आएंगे 10 मिनट बाद और बोलेंगे अब तो ये 100 करोड़ का स्कैम हो गया। ये प्राइमा फेसाई मिला है, इतनी घूस मिली है, सत्यापित हो गया, स्थापित हो गया। दूसरा, यह स्कैम मनीष सिसोदिया के डोर स्टेप पर नहीं, यह शराब मंत्री का घोटाला नहीं था, बल्कि यह पूरी सरकार का, यह इंडिविजुअल नहीं, यह इंस्टीट्यूशनल घोटाला था। यह कोर्ट ने साबित कर दिया। जिस प्रकार से एक्साइज कमिश्नर से लेकर कैबिनेट में और जीओएम की जो प्रोसीडिंग्स हुई उसका वर्णन कोर्ट ने किया है। तीसरी बात, कि इस जांच में किस प्रकार से बाधा डालने की कोशिश निरंतर की जा रही है और किस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की जा रही है और किस प्रकार से सरकार जांच को प्रभावित कर रही है, इसका भी प्रमाण आज कोर्ट की तरफ से आ चुका है। मित्रों, आज अनिवार्य है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया के जो साथी संजय सिंह, राघव चड्डा, आतिशी, अरविंद केजरीवाल करें तो कृपया करके अपने इन करप्शन की डिग्रियों को साथ में लेकर बैठें और उसके बारे में वर्णन करें। और जो स्पेसिफिक सवाल मैं फिर से रिइटरेट करना चाहता हूं, जो इसी मंच से अलग अलग नेताओं ने पूछा है, अरविंद केजरीवाल जी क्या आप भी एक कट्टर ईमानदार है? अरविंद केजरीवाल जी, क्या कोर्ट आपके खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी, क्या 2.5% से 12% कमीशन को किया गया, तो क्या इस कमीशन को करने में आपने एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को नकारा था या नहीं था? अरविंद केजरीवाल जी, आपने ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्यों आने दिया? अरविंद केजरीवाल जी, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनीज थी उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ था 2021 में, उस पर सारी कार्रवाई क्यों रोक दी गई? अरविंद केजरीवाल जी, क्या 6% कमीशन आपको वापस आया या नहीं आया, जिसको आपने चुनाव में लगाया, जिसके विषय में स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं और वो स्टिंग ऑपरेशन भी मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? और जब 6% कमीशन नहीं दिया गया तो क्या पंजाब की सरकार के माध्यम से एक्सरसाइज किया गया इन्फ्लुएंस को और कुछ लोगों को आर्म ट्विस्ट करके उनसे घूस कलेक्ट की गई? क्या अरविंद केजरीवाल जी, अगर यह भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए? और अरविंद केजरीवाल जी, अगर ये
भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आप ही की सरकार ने आरटीआई में जवाब क्यों दिया कि नई पॉलिसी के तहत लगभग 1800 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू लॉस हुआ? इन सारे स्पेसिफिक सवालों का कोई जवाब आएगा? ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि इनके पास केवल डी ग्रेड है इनकी डिग्री में, डी ग्रेड। डाइवर्जन, ये डाइवर्जन और डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जन ग्रेड करके अब फिर से इस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया विक्टिमहुड कार्ड लाएंगे, एक नया इमोशनल कार्ड लाएंगे, एक नया ड्रामा का कार्ड लाएंगे, परंतु करप्शन की डिग्री में ये डी ग्रेड नहीं, अब करप्शन की डिग्री लेकर बैठे आम आदमी पार्टी वाले लोग। इसी पर मैं अपनी बातों को अंत करूंगा। आपके कुछ सवाल होंगे तो प्लीज पूछेगा। आपके सवाल में दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है कि आम आदमी पार्टी आज इनके साथ खड़ी हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार का है भाईचारा। अरविंद बोले राहुल को, तू लगे मुझे प्यारा। बताइए, जो जर्नी शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अन्ना हजारे के अनुयायी बन के, आज वो आ चुकी है जेएफसी पर, फ्रॉम आईएसी टू जेएफसी। जेएफसी मीन्स जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। आईएसी में अन्ना जी के अंतर्गत काम करते थे, जेएफसी में आजकल ये लोग लालू और राहुल के नीचे काम करते हैं। तो ये आईएसी से जेएफसी की सियासी धर्मांतरण यात्रा, मैं इसको कहता हूं, पॉलिटिकल कन्वर्जन यात्रा की है। अब आपका जो दूसरा हिस्सा है, मैं तो स्वागत करता हूं कि चलिए देर से ही सही कांग्रेस पार्टी ने देश की न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था में आस्था जताने का काम और किया है, और उन्होंने अब सूरत की कोर्ट में आस्था जताते हुए अपील फाइल करने की, जैसे आपने बताया खबरें आ रही है, ये निर्णय किया है। तो ये तो स्वागत योग्य है कि कल तक काले कपड़े पहनकर काले कारनामे करने वाले, काली मंशा वाले, ओबीसी समाज का अपमान करने पर गर्व महसूस करते हुए कोर्ट के खिलाफ जो दुराग्रह कर रहे थे, आज इस कोर्ट और न्याय प्रणाली के प्रति ये काले कपड़े पहनकर काली मंशा वालों की सफ़ेद मन वाली आस्था जगी है। तो इसका मैं स्वागत करता हूं। हाँ, पर एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि ऐसी क्या बात रही कि कुछ केसेस में तो चंद घंटों में ये पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास, और कुछ केसेस जब ये स्वयं कहते हैं इनका सर्वोच्च नेता है तो उसमें इतने दिन लगे। और आज तो केवल कोर्ट के पास नहीं पहुंचना चाहिए, इनको तो जनता के पास पहुंचना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्होंने कोर्ट और न्याय प्रणाली का अपमान किया। इनको तो ओबीसी समाज के पास पहुंचना चाहिए और ओबीसी समाज के सामने जाकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक व्यक्ति विरोध में, एक पार्टी विरोध में इन्होंने इस देश के संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान किया और आज भी उस पर ये गर्व मनाते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ याचिका कोर्ट में नहीं, क्षमा याचिका ओबीसी समाज के सामने भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के बिलेटेड रिस्पॉन्स के बाद कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में एक और सहयोगी अगर इस प्रकार का करारा तमाचा राहुल गांधी के दिए गए तर्कहीन अपरिपक्व बयानों पर देता है तो इसको बड़े गंभीरता से हमें लेना चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पत्र में कहा था, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था और जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपने स्वयं के कोष से भी उनके फाउंडेशन और उनके लिए पैसे दिए थे। नरसिम्हा राव जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, हालांकि ये मानते तो नहीं है इतना, उन्होंने भी स्वर्ण अक्षरों में स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक हमारे यशवंतराव चव्हाण जी ने भी बहुत सुंदर अक्षरों में स्वतंत्र वीर सावरकर जी, यहाँ तक कि वामपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों ने भी वीर सावरकर जी के विषय में भूरी भूरी प्रशंसा करने का काम किया था। कांग्रेस में, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, हमारी टेक्स्ट बुक में
एसएससी की जो टेक्स्ट बुक में सावरकर जी को केवल सावरकर नहीं कहा जाता, वीर सावरकर कहा जाता है। ये वीर का जो ऑनरिफिक है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने लगाया। आज शरद पवार जी का वक्तव्य राहुल जी के अपरिपक्व ज्ञान पर एक करारा तमाचा है कि क्या तुमने अपनी दादी को, तुमने यशवंतराव चव्हाण जी के बयानों को, तुमने नरसिम्हा राव जी के बयानों को, तुमने अपनी कांग्रेस सरकार के इस स्टैंड को कूड़े के डिब्बे में डाला है। तो मुझे लगता है कि अब इसी से ज्ञान प्राप्त करके सावरकर जी के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणियां की है उसके लिए राहुल गांधी को भी और पूरी कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी ही चाहिए। पर मेरा सवाल उद्धव जी से है। उद्धव जी ने एक बार स्टैंड लिया था कि यदि सावरकर जी पर कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो वो उनके साथ क्या हश्र करेंगे। वो वीडियो वायरल है। उन्होंने बड़ा आक्रामक बयान दिया था। उद्धव जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो एक समय पर हिंदुत्व का शेर था वो आज वोट बैंक की भीगी बिल्ली बन चुका है, वो भी सावरकर जैसे विषय पर। देखिए, बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो आपके माध्यम से खबरें आ रही हैं हिंसा की, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बहुत ही चिंताजनक है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि इसमें शांति बनाए रखें, शांति और अमन बनाए रखना चाहिए। परंतु जो तस्वीरें और जो खबरें सामने आ रही है वो जंगल राज की वापसी का भी प्रमाण है और किस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी इस प्रकार से आज असक्षम हो गए हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार से उनकी सरकार असक्षम हो गई है कि ऐसी सुनियोजित ढंग से की गई हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं, उनके नाक के नीचे हो रही है। और ऐसी घटना होने के बाद इस पर कठोरतम कार्रवाई करने के बदले आज उन पर ऐसा दबाव है कि वो आके ऐसे तत्वों का बचाव भी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब आरजेडी आती है जंगल राज और दंगा राज साथ में लेकर आती है। और कोई सवाल हो और कोई विषय हो तो बताइएगा, वरना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर समाप्त करते हैं। बंगाल में टीएमसी, तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है। तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर ने अपना तब भी प्रमाण दिया था जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसके विषय में हाई कोर्ट ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। यह टीएमसी मानसिकता, तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर की मानसिकता ने तब भी प्रमाण दिया था जब 100 से अधिक राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले कार्यकर्ताओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया था, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। यह टीएमसी मानसिकता ने तब भी अपना परिचय दिया था जब जय श्री राम बोलते हैं तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। यह टीएमसी मानसिकता ने तब भी अपना परिचय दिया था जब एक प्रोफेसर महज एक कार्टून लगाते हैं अपने फेसबुक पर तो उनको 10-10 साल तक कोर्ट के केस झेलना पड़ता है। यह टीएमसी की मानसिकता तब भी देखनी पड़ी जब पंचायती चुनाव होते हैं और एक भी चुनाव बिना हिंसा के नहीं हो पाता। यह टीएमसी अर्थात तुष्टीकरण वाली मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही वाली मानसिकता एंड कल्चर का यह सीधा सीधा प्रमाण एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस की। एक समय था कि पॉलिटिकल वायलेंस कुछ इंस्टीट्यूशंस करते थे, आज समय है ममता बनर्जी हैज ट्रांसम्यूटेटेड इनटू अ वर्स्ट एंड मोर विरुलेंट फॉर्म ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट। हमने 34 वर्ष लेफ्ट गवर्नमेंट का तो हिंसात्मक, क्रूर, आयन रेड हैंड तो देखा ही था, पर जिसकी विपक्ष में ममता बनर्जी आई थी, आज उसी वायलेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल वायलेंस का सबसे क्रूर चेहरा यह टीएमसी सरकार बन चुकी है। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस का एक अगर प्रमाण देखना है तो वो आज फिर से सामने निकल कर आया है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में, स्पेसिफिक मामले में,
वहां की सरकार अब कुछ घंटों बाद आकर यह ना कह दे कि यह सुसाइड का मामला था, या कह दे कि ये झगड़े का मामला था, या ऐसा कोई स्टैंड ले ले जिससे कि जो मृतक है, मृत्यु जिसकी हुई है, उसी पर वो दोष डाल दे। ऐसा भी हमने कई सैकड़ों केसेस में देखा है कि प्री प्लान तरीके से, प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ जो व्यक्ति जिसके साथ कुछ व्यथित होता है, उसी पर दोष डालने का काम भी ये टीएमसी सरकार करती है।